नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। और इस खास पेशकश में हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। डॉक्टर अजय कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ एमएलसी हैं। आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में जो ठाकुर बनाम ब्राह्मण का संघर्ष शुरू हुआ है उसमें इनकी पार्टी दरअसल सोचती क्या है। लेकिन इस चर्चा करने से पहले मैं ये भी कहना बेहद जरूरी समझता हूं कि ये सियासत भी बड़ी अजीब चीज है। सियासतदां पहले दर्द देते हैं और फिर उसकी दवा का इंतजाम करने का वादा भी करने लगते हैं। जरा सोचिए कि आरजेडी के ही एक एमपी ने ठाकुर के बारे में एक कविताएं पढ़ी। उनका मकसद भले ही ऐसा नहीं था, क्योंकि ये कविता पढ़ने से पहले उन्होंने साफ कह दिया था कि ये किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये मानसिकता के खिलाफ है। लेकिन उसी पार्टी के विधायक ने और उनका पूरा परिवार अपने ही पार्टी के एमपी के खिलाफ सड़कों पर उतर आया, जुबानी जंग पर उतर आया। और जब बात आगे बढ़ने लगी तो ठाकुर बिरादरी के ही कुछ नेता अलग अलग पार्टियों से भी इसमें कूद पड़े। ताजा हालत यह है कि कांग्रेस के एक ठाकुर नेता ने अलग राजपूताना राज्य की मांग कर दी है। सवाल यह उठता है कि बिहार की सियासत में ठाकुर बनाम जो ये ब्राह्मण संघर्ष है ये किस ओर जा रहा है। क्या ये वाकई संघर्ष है या कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इसे संघर्ष बनाने की या इसे संघर्ष का स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आज के इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल आरजेडी का स्टैंड क्या है, क्योंकि आरजेडी के अलग अलग नेता अलग अलग स्वरूप में अलग अलग स्वर में बात कर रहे हैं। इसलिए हम उनके प्रवक्ता से समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ऐसे कई सवालों का जवाब जानेंगे जिसको लेकर के बिहार के सियासी गलियारों में पिछले कुछ समय से चर्चाएं काफी तेज है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सीधा सा सवाल है आपसे, ठाकुर प्रकरण में आपका स्टैंड क्या है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि पार्टी का जो भी स्टैंड था उसको रिप्रेजेंट मनोज झा जी ने किया, फिर आखिरकार आपकी पार्टी के विधायक को इतनी दिक्कत क्यों हो गई? और एक बार अगर जुबान फिसल भी गई तो लगातार वो, उनके पिता आनंद मोहन सिंह, तमाम परिवार सड़कों पर उतर करके इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है कि लग रहा है कि वो सीधा सीधा आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनोज झा जी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल पर राज्यसभा में जो कहा और जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता उन्होंने पढ़ी, वो कविता प्रतीकात्मक है और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और उन्होंने पढ़ने से पहले भी डिस्क्लेमर और बाद में भी डिस्क्लेमर उन्होंने दिया है, तो उनको इसके लिए कि उन्होंने ठाकुर के विरुद्ध कुछ कहा है ये उचित नहीं है। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है तो पार्टी का स्टैंड भी क्लियर है। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट तौर से प्रेस को कहा है कि हम मनोज झा जी के साथ हैं। मनोज झा जी विद्वान व्यक्ति हैं और मनोज झा जी ने ऐसा कुछ किसी जाति विशेष के बारे में नहीं कहा है। तो मेरी पार्टी का भी स्टैंड क्लियर है। अब हमारे पार्टी के एमएलए का सवाल है, उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक जाए। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नहीं, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपके पार्टी का स्टैंड अगर आपके विधायक ही नहीं समझें तो जाहिर तौर पर एक इनडिसिप्लिन का मामला तो बनता है। लेकिन इस पर आने से पहले मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहूँगा, चूंकि आप उसी जिले से आते हैं जहाँ से चेतन आनंद आते हैं, जहाँ से आनंद मोहन आते हैं। आप भी उसी बिरादरी से आते हैं जिस बिरादरी से चेतन आनंद और आनंद मोहन सिंह आते हैं। बतौर ठाकुर या पार्टी के स्टैंड के अतिरिक्त आप इसको बतौर ठाकुर कैसे देखते हैं? क्या आप मनोज झा के वक्तव्यों से आपको लगता है कि आप या आप जैसे राजपूत समाज के लोग, मनोज झा ने जो कविताएं पढ़ी हैं वो प्रतीकात्मक थी,
तो क्या वहां के समाज के लोग आहत हुए हैं, या इसे महज तूल दे करके राजनीतिक रोटी सेकने की कवायद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी का स्टैंड इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टी का स्टैंड ये है कि मनोज झा जी ने किसी जाति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं की है, तो मेरा भी स्टैंड वही है। और जहाँ तक राजपूत जाति से सवाल है, तो मैं भी उसी जाति से हूँ और मुझे नहीं लगता है कि राजपूत जाति को इससे कोई हानि पहुँची है या राजपूत जाति को कोई ठेस लगी है। और मैंने इस पर बहुत गहनता से विचार भी किया, उसके संदर्भ को समझने की भी कोशिश की है। और कोई दूसरे लोग इस पर क्या बोलते हैं उस पर मुझे नहीं जाना है, वो उनकी बात है, उनकी सियासत है। अब वो किस तरह से क्यों बोल रहे हैं वो जाने, अब उन पर बोल करके मुझे कुछ बोलना नहीं है। पार्टी का स्टैंड भी क्लियर है और मुझे लगता है कि मेरी जाति को इससे कोई हानि पहुंचने वाली बात हुई नहीं है। ये जो वर्तमान राजनीति है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में अगर हम 10 साल की बात करें तो ठाकुर समाज, राजपूत समाज का बड़ा तबका बीजेपी के पीछे खड़ा है, वो आपकी पार्टी की तरफ नहीं देख रहा है। और खास तौर पर अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े आइकॉनिक फिगर के रूप में उभरे हैं। उनकी दीवानगी सिर्फ ठाकुरों में भी ही नहीं, अलग अलग जातियों में भी है। क्या ऐसा आपको लगता है कि आनंद मोहन सिंह लंबे समय के बाद से जेल से निकले हैं, अपनी खोई हुई सियासत को पाने के लिए ये ठाकुर राजनीति के आड़ में उसको चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? और ये चमकाने की कोशिश में वो इतने आगे निकल चुके हैं कि शायद उनको पार्टी भी याद नहीं है। अब पार्टी उनको समझाने की कोशिश कर रही है तो वो सीधा सीधा उस जुबान में बात कर रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि पार्टी के डिसिप्लिन से बिल्कुल अलग है। कल लालू प्रसाद जी ने कहा कि जो मनोज झा विद्वान है, उन्होंने जो कहा वो प्रतीकात्मक है। मतलब साफ था कि लालू प्रसाद जो कि आपके पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने मनोज झा का साथ दिया। लेकिन उसके बाद आनंद मोहन सिंह का जो बयान आता है उसमें वो कहते हैं कि अगर वो हमें 2 सीट पे मदद करते हैं तो हम उनको 243 सीट पे मदद करते हैं, वो हमें 1 लोकसभा सीट पे मदद करते हैं तो हम उनको 40 सीटों पे मदद करते हैं। क्या ये आपको दिखाई नहीं पड़ता कि खुली चुनौती वो आपको, आपके नेतृत्व को, आपकी पार्टी को दे रहे हैं कि अगर ठाकुर मुद्दे पर अगर आपने मनोज झा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की या उनको माफी मांगने के लिए विवश नहीं किया तो ये इस मुद्दे को बड़ा करके सड़कों पे उतरने वाले हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमारे दल में है नहीं, उनका दलीय अस्तित्व कोई दूसरा है। हाँ, उनके बेटे हमारे दल में ज़रूर हैं। अब उनके बेटे की क्या सोच है, इस पर पार्टी क्या सोचती है और क्या शीर्ष नेतृत्व का क्या मानना है, ये तो शीर्ष नेतृत्व जाने। लेकिन मुझे लगता है कि अब बिहार की जो राजनीति है वो जाति विशेष से ऊपर उठ चुकी है। अब यहाँ के लोगों को रोज़गार चाहिए। लोग पलायन की ओर देख रहे हैं कि हर एक सीजन में हज़ारों लाखों लोग यहाँ से पलायन करते हैं, उनके रोज़गार की बात होनी चाहिए। शिक्षा पर लोग आंदोलनरत होते हैं, लोग स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में अब वो 90 के दशक की राजनीति है कि लोग सिर्फ जाति को एक बड़ा चीज़ मान करके और जाति के आधार पर गोलबंद हों और जातीय राजनीति हो। जातीय राजनीति हमारी सच्चाई ज़रूर है, लेकिन अब बिहार का जो युवा है वो दूसरी तरफ देखने लगा है, उसकी सोच कुछ डिफरेंट हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि जाति अब कोई इस बिहार की राजनीति में फैक्टर है। लेकिन आप सरकार में हैं और अपने ही एमपी के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों? अगर जाति वहां की हकीकत नहीं है, लोग युवा उससे अलग सोचने लगे हैं, तो मनोज झा को किससे डर है? आपके पार्टी के सुप्रीमो क्यों वाई श्रेणी की सुरक्षा मांग रहे हैं? देखिए, आखिर इसके पीछे क्या आप सीधा सीधा चेतन आनंद को एक्यूज कर रहे हैं? क्या उनके पिता आनंद मोहन को एक्यूज कर रहे हैं? चूंकि उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट रहा है, अगर हम कहें कि उनका पास्ट जो है वो आपराधिक रहा है, बाहुबली का रहा है, क्या ऐसा लगता है कि इसलिए मनोज झा को डर है और इसलिए लालू प्रसाद वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? हमारे राजद सुप्रीमो ने वाई श्रेणी की सुरक्षा की मांग निश्चित रूप से की है, लेकिन ये किसी परिवार विशेष के डर से नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे उलूल जुलूल टिप्पणियां देखने को मिली हैं कि हमारे नेता चिंतित हैं कि मनोज झा जी जैसे सीधे व्यक्ति
उन पर कहीं कोई बात ना हो जाए, और उनकी चिंता को देखते हुए उन्होंने वायु श्रेणी की मांग की है। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और मनोज झा जी के खिलाफ जो टिप्पणियां भी सोशल मीडिया पे कई लोगों ने की है, हालांकि अधिकांश लोगों ने तो पक्ष में टिप्पणी की है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी की है। तो उस गलत टिप्पणी को देखते हुए आशंका बनती है कि मनोज झा जी की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें कोई ऐसा किसी परिवार को चिन्हित करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके डर से या ऐसा, इसलिए मेरा तो यही मानना है। नहीं, आपका मानना है, पर बात यह भी आ रही है कि आपने बड़ा ही टैक्टिकल पॉलिटिक्स खेला है। आपने अपर कास्ट में ही लड़ाई लड़वा दी है। ये वोटर्स जो बीजेपी के वोटर होते थे, आपने ब्राह्मण बनाम ठाकुर करा दिया है। एक बोलने वाले ब्राह्मण हैं, दूसरा उनको चुनौती देने वाले ठाकुर हैं। अगर अगड़ी जाति में लड़ाई होती है तो जाहिर तौर पर एक जाति दूसरी जाति के विरोध में अलग क्षेत्रीय दल या राजनीतिक दल को सेलेक्ट करेगा, और यह राजनीतिक रूप से आपको लाभ पहुंचाने वाला है। क्या आपने बिहार की सियासत में ऐसा खेल जानबूझ करके खेला है? क्योंकि जातीय राजनीति करना, उसके साथ खेल करना, मंडल में आपने बखूबी मंडल की पॉलिटिक्स करके आपने सफलता पाई है। पहले आपने अगड़ा बनाम पिछड़ा किया, अब आप अगड़ों में ही टूट फूट के लिए, तोड़ने के लिए इस तरह की राजनीति कराते हैं। ब्राह्मण से बुलवाते हैं, ठाकुर से जवाब दिलवाते हैं। आपको मालूम है कि दोनों हाथ में लड्डू आपको ही मिलना है। फायदा आरजेडी को ही होना है, फायदा बीजेपी को तो होना नहीं है। बीजेपी डिफेंसिव दिख रही है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि इसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। अगर वो आनंद मोहन के पक्ष में खड़ी होती है तो ब्राह्मण नाराज होंगे, ब्राह्मण के लिए कुछ बोलती है तो कोर वोटर्स ठाकुर नाराज होंगे। तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। जरा इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। जैसा कि आपने कहा कि आपने मंडल की राजनीति की, मैं मानता हूं कि इस देश में अति पिछड़ा वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप याद कीजिए कि लालू जी के कैबिनेट को, पहले कैबिनेट को, उसमें कितने अग्रणी लोग मंत्री थे, कितनी संख्या में राजपूत मंत्री थे। आज आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अग्रणी जाति से हूँ, और मुझे लालू जी और तेजस्वी जी ने टिकट देकर चुनाव के लिए भेजा था। मैं भी अग्रणी जाति से हूँ, मनोज झा जी सांसद अग्रणी जाति से हैं। तो ये कहना कि हमारी पार्टी सिर्फ पिछड़ों की राजनीति के बल पर आगे बढ़ी है और आज अग्रणी जाति का खेल खेलना चाह रही है, ये कतई गलत है। हमेशा से मेरी पार्टी A to Z की पार्टी रही है। किसी ज़माने में इतने राजपूत मंत्री इसमें हुआ करते थे तो लोग कहा करते थे कि यादव और राजपूतों के गठजोड़ का ये कैबिनेट है। तो आप उस चीज़, ये तो आंकड़ा है, इस आंकड़े को आप भली भांति देख सकते हैं। लेकिन अब भी हाल के दिनों में भी, जैसे कि कोसी में ही लवली आनंद जी को टिकट दिया गया था, उनके बेटे को चेतन जी को शिवहर से टिकट दिया गया। तो हमारा दल तो हमेशा से A to Z का दल रहा है, और हमें कहीं से नहीं लगता है कि हमारे दल में कोई पॉलिसी, पुरानी पॉलिसी परिवर्तित हुई है या कोई नई पॉलिसी आई है। और मैं आज आपके सामने जीत कर बैठा हुआ हूँ, तो आपका ये भी संदेह मुझे नागवार गुजर रहा है कि आपने कहा कि राजपूत जो हैं वो गोलबंद हैं बीजेपी के पक्ष में। ऐसा कुछ नहीं है। अगर राजपूत गोलबंद होते तो राजपूत मतदाता मुझे कैसे उन्होंने वोट दिया। मैं स्थानीय निकाय से जीत करके आया हूँ और अच्छा खासा मार्जिन रहा है जीत में, तो मुझे तो अग्रणी जाति के लोगों ने भी वोट किया है। नहीं, आपको अग्रणी जाति के लोगों ने वोट किया है, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार की सियासत में 60% से ज़्यादा राजपूतों ने बीजेपी को पसंद किया है, और इनफैक्ट लोकसभा चुनाव में ये संख्या 80 भी पार कर जाता है। बड़ा सवाल ये है, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जैसे बीजेपी ने पिछड़ों में सेंधमारी कर दी, अति पिछड़ों में सेंधमारी कर दी, इस मूव से आपने अगड़ों में सेंधमारी कर दी। क्योंकि कोसी में अगर ठाकुर बीजेपी के तरफ जाता है तो ब्राह्मण को आप अपने तरफ ले आए हैं, इसीलिए मनोज झा ने इस तरह का बयान दिया। आपने आनंद मोहन से इसका जवाब दिलवा दिया, और उसके बाद अब दोनों की लड़ाई साफ सड़कों पे नजर आ रही है, और आपका तो फायदा है। बीजेपी अब सोचे कि बीजेपी को करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके स्टैटिस्ट को ठीक करना चाहूँगा कि आपने कहा कि 80% लोग अग्रणी जाति के लोग बीजेपी के प्रति गोलबंद है। ऐसा कोई पैमाना अगर आपके पास है तो आप निश्चित रूप से मुझे आंकड़ों में दिखाएं,
और मुझे लगता है कि ये आंकड़ा कतई सही नहीं है। ये अंदाज़ा मात्र है कि इतने लोगों ने वोट किया होगा, ये जो सर्वे होते हैं ये कितने मैनिपुलेटेड होते हैं, इस बात को आप भी समझते हैं, तो मैं उसको नहीं मानता हूं सिरे से। देखिए, मैं सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं। 40 में 39 एनडीए की जीत इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि किस तरीके से लोगों ने एनडीए के पक्ष में 2019 में मतदान किया था। ये मत भूलिए कि आपके पास एक भी संख्या नहीं थी लोकसभा चुनाव में। सर, हमारा वोट परसेंटेज भी तो आप देख लें। हम संख्या मुझे नहीं मिली है, लेकिन हमारे वोट परसेंटेज में कितनी गिरावट आई है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इस चीज़ का मंथन करना होगा। हमें सीट नहीं आने का मतलब नहीं है कि हमारा वोट परसेंटेज काफ़ी गिरा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले तो उसको देखना पड़ेगा, पहली बात ये है। और जिसको कि आप सियासत की चाल समझ रहे हैं, ये सियासत की चाल नहीं है, ये अचानक से हुई कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी हम कह सकते हैं कि संदर्भ को किसी ने क्या समझा, लोगों ने क्या समझा, और हमको लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उस संदर्भ को नहीं समझते हुए सोची समझी चाल समझ रहे हैं। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं। अगर ये पार्टी की चाल नहीं है तो आनंद मोहन परिवार की तो चाल है। क्या आनंद मोहन का परिवार आपकी पार्टी पे दबाव इसलिए बना रहा है क्योंकि उनको लोकसभा में ज्यादा सीटें चाहिए? क्या ऐसा कहा जा रहा है? मीडिया में ये रिपोर्टिंग है, आप अगर उचित समझिए तो इसका जवाब दीजिए। क्या मीडिया में ये बात रिपोर्ट किया जा रहा है कि 2 लोकसभा की सीटों के लिए वो दबाव बना रहे हैं, लालू प्रसाद और उनके परिवार से उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है, इसलिए आपकी पार्टी के खिलाफ वो स्टैंड ले रहे हैं? इसमें हकीकत क्या है? क्योंकि कोसी की पॉलिटिक्स में आनंद मोहन हर हाल में दबदबा चाहते हैं, और वो चूंकि उनका बेटा आरजेडी से विधायक है, उनकी पत्नी आरजेडी से चुनाव लड़ चुकी हैं, वो हार गई हैं, आरजेडी में उनको उस तरह का तवज्जो मिल नहीं रहा है, इसलिए वो कोसी में अपना आधिपत्य जमाने के लिए जो सपोर्ट पार्टी से चाहते हैं वो आप लोग दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पार्टी लाइन के खिलाफ वो स्टैंड ले रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है? अगर वो सच नहीं है तो, अगर वो पार्टी की चाल नहीं है तो आनंद मोहन के परिवार की चाल के पीछे ऐसा कोई वजह आपको दिखता है? देखिए, सबसे बड़ी बात पंकज जी, आपने कही कि सीट का दबाव बनाया जा रहा है, तो अभी तो सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा हुई ही नहीं है। आपको पता है कि जब बड़ी सोच रखी जाती है और बड़ी बात का ख्वाब देखा जाता है, बड़ा कुछ करने की इच्छा होती है, जो इंडिया गठबंधन के स्वरूप में बातें आ रही है सामने, तो अभी तो सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। तो किसी को क्या लगेगा कि हमें इतना कम सीट मिले, हमें उतना सीट मिले? जब सीट शेयरिंग की बात होगी तब तो किसी को कम और बेसी की बात होगी, और तब तो किसी तरह की इस मामले में चाल या कि इस मामले में कोई दबाव बनाने की बात होगी। अभी तो उस तरह की कोई चर्चा है नहीं। अभी तो लोग लार्जर प्रॉस्पेक्ट में, लार्जर परिप्रेक्ष्य में चाह रहे हैं कि भारत में जो एक विपक्ष की राजनीति है और वो मोहब्बत बनाम घृणा के खिलाफ लोग एकजुट हों, मोहब्बत के साथ एकजुट हों, उसकी कोशिश हो रही है। तो सीट शेयरिंग का जब समय आएगा तब देखा जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि सीट शेयरिंग का इसमें कोई बात है और सीट के लिए दबाव बनाने की कोई बात है। नहीं, पर मोहब्बत की चाशनी बाहर तक ही कब तक दिखती रहेगी? आखिरकार ये चाशनी रसगुल्ले के अंदर भी तो जाना चाहिए। अंदर आप बैठते हैं तो ये तय कर नहीं पाते हैं कि कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे, कितनी सीटों पे जेडीयू लड़ेगी। रोज मुख्यमंत्री लालू राबड़ी निवास पे जाते दिखाई पड़ते हैं। रोज इस तरह की बात आ रही है कि कब तक महागठबंधन की सरकार बिहार में है, या नीतीश कुमार आज बदले, अब बदले, तब बदले, कब बदले, किस शर्त पर बदले, इस तमाम तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। ऐसे में आप कहते हैं कि मोहब्बत के साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से ऊहापोह की स्थिति क्यों, कसम कस क्यों? और साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके मंत्री आलोक मेहता फैसला लेते हैं, नीतीश सरकार पलट देती है। आपका सरकार में कुछ चल नहीं रहा है, अंदर अंदर आप भी दबाव में हैं, आपको भी लगता है आपके लोग नीतीश सरकार का एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज कैरी कर रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब जनता जानना चाहती है। कुछ कहना चाहेंगे
कि कैसे आप जनता को ये संतुष्ट कर पाएंगे, भरोसा दिला पाएंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप सब इकट्ठा मिल करके आते हैं तो अच्छे तरीके से सरकार चलाएंगे। क्योंकि बिहार में सरकार जिस तरीके से चल रही है, रोज सवाल उठ रहे हैं, रोज टूटने की बात हो रही है, रोज अलग होने की बात हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का ये ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। इसमें बहुत से यूट्यूबर काम करते हैं, यूट्यूब चैनल काम कर रहे हैं, तो उनको मसाला चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं तो वो सवाल जनता के मुंह में डालना चाहते हैं, लेकिन जनता समझती है कि ये महागठबंधन की सरकार उनके लिए क्या कर रही है। आप जाके देखें, आपका भी बिहार का परिवेश रहा है। आप अपने गांव के अस्पताल में देखें, आप अपने अनुमंडल के अस्पताल में जाके देखें कि उनकी सूरतें क्या बदली है। और आपको नहीं लगता है कि बिहार के जो सरकारी संस्थान हैं, स्कूल में बच्चे जाने लगे हैं, शिक्षक जाने लगे हैं। और मैं बहुत ही आदर के साथ कहना चाहूँगा कि बिहार की जो पॉजिटिव छवि आज के दिन में स्कूल और हेल्थ के मामले में बनी है, उसे भी आप लोग दिखाएं। और ये जो सवाल आपने कहा कि ये जनता जानना चाहिए, जनता नहीं जानना चाहती है। ये सवाल आप लोग चटकारे लेकर जनता के मुंह में डालना चाहते हैं। जनता महागठबंधन की सरकार से बहुत ही संतुष्ट है और जनता को लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये सरकार बहुत कुछ उनके लिए करने जा रही है। नहीं, हम तो आप जो कहते हैं हम न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि आप पक्ष में होते हैं तब सच बोल रहे होते हैं कि विपक्ष में होते हैं तब सच बोल रहे होते हैं। पक्ष में होते हैं तो शराबबंदी आपको अच्छा लगता है, विपक्ष में होते हैं तो खूब जोर जोर से आप गाली दे रहे होते हैं। पक्ष में होते हैं तो स्कूल अच्छा लगता है, विपक्ष में होते हैं तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि आप सच कब बोल रहे हैं, झूठ कब बोल रहे हैं। इसलिए आप जो भी बोलते हैं हम एज इट इज जनता के सामने परोस देते हैं, क्योंकि यही एक न्यूज़ प्रेजेंटर का काम होता है। अब मैं, जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए। सच के प्रताल का जाना भी आपके ही पास है। आप यहाँ से चलकर बिहार के गांव में जाएं और स्कूलों की हालत को अभी देखें, शिक्षकों की हालत को देखें कि शिक्षक किस तरह से ऑन टाइम स्कूल आ रहे हैं और स्कूल आने के बाद अपनी हाजिरी वो चलिए मैं मान ले रहा हूं, क्या आप गारंटी दे रहे हैं बतौर प्रवक्ता कि आप लोग सब एकजुट होकर के लड़ने जा रहे हैं सीट को लेकर के? कोई कसमकस नहीं है, लेफ्ट नाराज नहीं है, कांग्रेस नाराज नहीं है, और आप आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर, एमएलसी के तौर पर आप सीधा देख रहे हैं कि आप एनडीए को कड़ी चुनौती आगामी लोकसभा चुनाव में देने जा रहे हैं और महागठबंधन या इंडिया अलायंस के भीतर कोई कसमकस नहीं है, किसी बात की नाराजगी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये बड़ा विषय है हमारी पार्टी के लिए और उस पर बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी का एक अदना सिपाही होने के नाते और राज प्रवक्ता होने के नाते मुझे तो चीज़ें बड़ी सीधी और बहुत ही साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है। मुझे महागठबंधन में कोई दरार नहीं लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार निश्चित रूप से अपनी समय सीमा पूरी करेगी और आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग एकजुट रहेंगे। और हम लोग के अधिकृत व्यक्ति की तरफ से आपने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं होगा या सुना भी नहीं होगा। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है बिहार में। एक अंतिम पैगाम दे दीजिए। मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, ठाकुर बनाम ब्राह्मण संघर्ष क्या आरजेडी के द्वारा सोची समझी हुई रणनीति के तहत ये किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो मनोज झा के वक्तव्यों का मायने क्या है, मतलब क्या है, आरजेडी का स्टैंड क्या है? और आरजेडी का स्टैंड अगर मनोज झा के साथ है तो चेतन आनंद और आनंद मोहन के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? इन सारी चीज़ों पर आप एक बार अपना वक्तव्य रख दीजिए, ये मेरा अंतिम सवाल है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मनोज झा जी के राज्यसभा वाले बयान पर पार्टी का स्टैंड क्लियर है, शीर्ष नेतृत्व का स्टैंड क्लियर है। और रहा बाकी लोगों के बारे में जो आपने कहा कि उनके वक्तव्य पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, तो वो स्टैंड शीर्ष नेतृत्व उस पर वो देखेंगे, वो मेरे देखने का विषय नहीं है। और ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो आपने बात की है, यह कतई से उचित भी नहीं है और इसकी कोई आशंका भी नहीं है कि आने वाले भविष्य में इसमें कोई आपस में कोई तनाव होने जा रहा है। ये बिहार की साझी संस्कृति वाली संस्कृति रही है।
इसमें आपको नहीं लगता बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुए हैं, जबकि अन्य प्रदेशों में इस तरह की कई बातें सामने आती है? तो बिहार का टॉलरेंस बहुत व्यापक है और बिहार के लोग इतने मैच्योर हैं, खास करके पॉलिटिकली इतने मैच्योर हैं। और आपको मैं बताऊं कि आज भी बिहार के गांव में बीबीसी लोग सुनते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि ये छोटी मोटी बातों में बिहार के लोग उलझेंगे। इसीलिए ठाकुर बनाम ब्राह्मणों की कोई बात है ही नहीं। और हमें ये भी लगता है कि मनोज झा जी के बारे में मुझे कहना ये है कि मनोज झा जी का जो वहाँ मनोज झा जी ने जो कहा वो प्रतीकात्मक था, किसी जाति विशेष को ठेस पहुँचाने की कोई बात नहीं थी। ठीक है, बहुत बहुत। तो आपने अजय सिंह जी, आपने बहुत ही क्लियर स्टैंड अपनी पार्टी के तरफ से रखा और साफ साफ कह दिया कि वो प्रतीकात्मक था, उनके पीछे आरजेडी पूरे तरीके से खड़ी है। इस बयान के विरोध में आरजेडी के जो लोग भी कुछ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार शीर्ष नेतृत्व को है। वो क्या करेंगे ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन बतौर नेता, बतौर प्रवक्ता और साथ ही साथ एक ठाकुर समाज, राजपूत समाज से आने के बावजूद आपने अपनी बातों को जिस तरीके से साफ तौर पर रखा है कि मनोज झा की बातों से किसी भी तरीके से राजपूत समाज आहत नहीं होता है, इसे महज प्रतीकात्मक तौर पर लेना चाहिए, तो जाहिर तौर पर आपने अपनी स्टैंड को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपनी बातों को रखा। अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस शो में इतना ही। आप बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।